नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने आए हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हम भारत की फसल ऋतुओं की चर्चा कर रहे थे और विभिन्न फसल ऋतुओं के दौरान उत्पन्न की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो फसलें थी उनकी चर्चा चल रही थी। पुराने वीडियो में हम अब तक चावल के बारे में, गेहूं के बारे में, साथ साथ में जो गेहूं और चावल रूपी दोनों फसलें जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके साथ साथ में बाजरा, मक्का, ज्वार आदि की हम चर्चा हमारे पुराने वीडियो में कर चुके हैं। दालों की चर्चा भी हुई थी, तो उसमें से एक प्रमुख जो दाल है उसकी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं, चना। आपको पता है चना एक महत्वपूर्ण दलहन फसलें हैं, दलहन फसल हैं। भारत में दो मुख्य दलहन फसलें हैं, एक चने के रूप में और दूसरी अरहर के रूप में, जिनका सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न के दृष्टिकोण से प्रयोग किया जाता है। तो हम चने की चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, चना एक उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है और भारत में विशेष रूप से मध्यवर्ती भारत और उत्तरी भारत में इसका जो उत्पादन किया जाता है वो रबी की फसल के रूप में किया जाता है। चने की फसल वर्षा पर आधारित रहती है। जिस साल रबी की फसल के समय पर्याप्त नमी की मात्रा होती है और बरसात हो जाती है, उस साल उत्तरी भारत में और मध्यवर्ती भारत में विशेष रूप से चने का उत्पादन किया जाता है। जबकि जिस वर्ष वर्षा की कमी देखने को मिलती है या रबी की फसल के दौरान नमी की मात्रा का अभाव पाया जाता है, उस वर्ष चने का उत्पादन पिछड़ जाता है। हमारे भारत देश में मध्यवर्ती भागों, पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु के दौरान चने की फसल बोई जाती है। इस फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल एक या दो हल्की बौछारों या एक या दो बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। चने की फसल को बोने से पहले भूमि में नमी होनी चाहिए ताकि चने का आसानी से अंकुरण हो सके। यह नमी वर्षा के द्वारा प्रदान की गई नमी भी हो सकती है और जिन क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ भी सिंचाई के माध्यम से भूमि को नम करके चने की फसल बोई जा सकती है। उगने के पश्चात यदि एक या दो हल्की बौछार वाली बरसात हो जाती है तो चने की फसल आसानी से तैयार हो जाती है। और जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती लेकिन एक या दो बार सिंचाई कर दी जाती है तो वहाँ भी चने की फसल का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। तो भारत में शीतकालीन ऋतु के दौरान चने की फसल का उत्पादन किया जाता है। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तरी राजस्थान जैसे जो राज्य हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा की तुलना में सिंचाई आधारित चने की फसल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। वर्तमान में चने की फसल का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो रबी की फसल के दौरान या शीतकालीन अवधि के दौरान वर्षा की मात्रा का निरंतर कम होना या लगभग समाप्त सा हो जाना। दूसरी ओर अधिकांश जो क्षेत्र हैं, इसके उत्पादक क्षेत्र हैं, उनमें भूमिगत जल का स्तर नीचे चला गया है, जिसके परिणाम स्वरूप सिंचाई की सुविधा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है या सिंचाई की सुविधा में कमी आई है। तो इन दोनों ही फैक्टरों के कारण चने का जो उत्पादन है और उत्पादन क्षेत्र जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। इसकी तुलना में गेहूं की फसल का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में जो कुल बोया गया क्षेत्रफल है उसके लगभग 2.8% भाग पर चने की कृषि की जाती है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं हमारे भारत में मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और राजस्थान है। इसकी उत्पादकता हमें कम देखने को मिलती है तथा सिंचित क्षेत्रों में भी इसकी उत्पादकता में एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत के सभी जो चना उत्पादक राज्य है उनमें एक समान उत्पादन क्षमता देखने को नहीं मिलती, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर चने का जो उत्पादन होता है वो अलग अलग होता है और इसके लिए विभिन्न कारणों को उत्तरदायी माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है
वर्षा की अनियमितता या वर्षा की प्राप्ति का कम ज़्यादा होना। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो भूमि की उपजाऊपन क्षमता का होना है। तीसरा जो कारण है वो कौन से बीज का आप उपयोग कर रहे हैं। तो 3 ऐसे कारण हैं जिनके परिणाम स्वरूप भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग उत्पादन क्षमता का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम भारत की दूसरी महत्वपूर्ण जो दलहन फसल है अरहर के ऊपर। देखिए, अरहर का उत्पादन एक लंबे समय से भारत में किया जा रहा है। साधारण शब्दों में यदि हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो अरहर का मतलब उसको आरेड़ से लिया जाता है। आरेड़ की फसल आपने भी अपने आसपास सुना होगा कि आरेड़ की फसल बो रखी है। तो विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अरहर की फसल बोई जाती है जहां भूमि अधिक होती है लेकिन सिंचाई की सुविधा कम होती है। तो जहां कम बरसात होती है वहां अरहर की फसल बोई जाती है, क्योंकि इस फसल में लगभग 9 से 12 महीने का समय लगता है। तो इसको वर्षा ऋतु प्रारंभ जब होती है, खरीफ की फसल प्रारंभ होने के साथ ही बो दिया जाता है और ये खरीफ की फसल के साथ साथ में रबी की फसल के दौरान जाकर पकती हैं। यानी इस फसल को 2 फसल ऋतुओं के दौरान पूरी तरह से तैयार किया जा सकता है। इसे लाल चना भी कहा जाता है तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। अरहर की फसल हमारे भारत में देश के मध्यवर्ती भागों और दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों तथा सीमांत भू क्षेत्रों पर बोई जाती है। देखिए, अरहर की फसल के 2 फायदे होते हैं। एक, हमें दाल प्राप्त होती है। दूसरा, इसकी पत्तियों को, अरहर की जो पत्तियां हो जाती है उनको एक जगह एकत्रित करके पशुओं को खिलाने के काम ले लिया जाता है। और तीसरा फायदा भी इसका हो सकता है, अरहर के जो डंठल शेष बच जाते हैं, पौधा जो शेष, फली को अलग करने के बाद, पत्तियों को अलग करने के बाद जो डंठल बच जाता है उसका प्रयोग खेतों की मेड़बंदी करने के लिए भी किया जाता है। और जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो उन डंठलों का प्रयोग अपने झोंपड़े बनाने के लिए भी करते हैं। साथ साथ में इनका प्रयोग, डंठलों का प्रयोग चारा एकत्रण करने के लिए भी किया जाता है। अलग अलग प्रकार के चारा एकत्रण स्वरूपों का निर्माण करते हैं। तो अलग अलग उपयोग इनका हो सकता है। बहुउपयोगी प्रक्रिया हमें अरहर की देखने को मिलती है। भारत का कुल बोया गया जो क्षेत्र है उसके लगभग 2% भाग पर अरहर की कृषि की जाती है। हमारे देश में अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग अकेले महाराष्ट्र राज्य के द्वारा उत्पादित किया जाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र भारत में अरहर का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी हैं जहां अरहर की फसल का उत्पादन किया जाता है। ये जो फसल होती है इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम हमें देखने को मिलती है और इसका उत्पादन जो है उसमें भी हमें अनियमितताएं देखने को मिलती है। तो दलहन फसलों के रूप में मुख्य रूप से 2 फसलों को शामिल किया गया था, चने की दाल के रूप में और अरहर की दाल के रूप में। हालांकि देखिए, इन दोनों के अलावा भी मूंग है, मसूर है, उड़द है, चौला है, ये सारी ऐसी दालें हैं जो दलहन की श्रेणी में शामिल की जाती हैं। लेकिन मुख्य जो 2 दालें थी उसकी चर्चा हमने हमारे इस वीडियो में की। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं तिलहन, जिनसे तेल निकाला जाता है। देखिए, आपने बहुत अच्छी तरह देखा होगा हमारे दैनिक जीवन में खाद्य जो तेल होता है उसका विशिष्ट स्थान होता है। हमारे घर में संपन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के भोजन निर्माण की प्रक्रिया, चाहे सब्जी बनाने की प्रक्रिया हो या किसी भी आइटम को तलने की प्रक्रिया हो, फ्राई करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज करते हैं, यानी जो भी सामग्री हम पकाएंगे या तलेंगे तो तलने के लिए हमें तेल की आवश्यकता जरूरत पड़ती है। तो जो तेल होता है उसे हम खाने के यूज में लेते हैं और खाने के काम में आने वाले तेल को फिर खाद्य तेल के रूप में जाना जाता है। ये खाद्य तेल जो होता है विभिन्न प्रकार की तिलहन फसलों से निकाला जाता है। तो तिलहन फसलों का खाद्य तेल प्राप्ति के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे भारत में देखने को मिलता है। भारत में तिलहन का जो उत्पादन किया जाता है मालवा के पठार में, मराठवाड़ा क्षेत्र में, गुजरात में, राजस्थान के शुष्क भागों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश में,
ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरिया हैं जो तिलहन उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं। भारत के कुल शस्य क्षेत्र के, यानी जिसमें फसल बोई जाती है, उसके लगभग 14% भाग पर तिलहन की फसलें बोई जाती हैं। भारत में जो प्रमुख तिलहन फसलें जिनका उत्पादन किया जाता है उनमें मूंगफली है, तोरिया है, सरसों है, सोयाबीन और सूरजमुखी। ये 4-5 ऐसी प्रमुख तिलहन फसलें हैं जिनका उत्पादन हमारे भारत में किया जाता है और बाद में इनका उपयोग खाद्य तेल निर्माण के लिए विशेष रूप से किया जाता है। साथ साथ में अन्य उत्पाद भी इससे तैयार किए जाते हैं। तिलहन फसलों के रूप में जो अलग अलग फसलें शामिल की गई थी उसमें हम सबसे पहले मूंगफली के ऊपर चलते हैं। भारत के द्वारा विश्व में उत्पादित की गई कुल मूंगफली का लगभग 18.2% भाग उत्पादित किया जाता है। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों और वर्षा आधारित खरीफ की फसल है, परंतु दक्षिणी भारत में यह रबी की ऋतु में भी बोई जाती हैं। हमारे भारतीय क्षेत्र के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 3.6% भाग पर मूंगफली की फसल बोई जाती है। दक्षिणी भारतीय जो राज्य है, मध्यवर्ती भारतीय राज्य और दक्षिणी भारतीय जो राज्य हैं, वो मूंगफली के उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में आदर्श स्थितियों को दर्शाते हैं और इसी कारण यहाँ पे मूंगफली का उत्पादन भी ज़्यादा किया जाता है। गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, ये पर्टिकुलर ऐसे राज्य हैं जहाँ मूंगफली का विशेष रूप से उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ गौण रूप से मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में इस फसल का उत्पादन उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ थोड़ी बहुत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है और तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर उत्पादन के दृष्टिकोण से जो मूंगफली का उत्पादन होता है वो अधिक होता है। परंतु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक नामक जो राज्य हैं उनमें मूंगफली का उत्पादन कम होता है या मूंगफली की जो पैदावार होती है वो कम दर्ज की जाती है। वर्तमान समय में मूंगफली का जो व्यावसायिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इससे मूंगफली का जो तेल होता है वो निकाला जाता है और मूंगफली का तेल खाद्य सामग्री में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भी कच्ची सामग्री के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मूंगफली भारत की एक प्रमुख तिलहन फसल के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम तोरिया या सरसों के ऊपर। देखिए तोरिया, आपने साधारण भाषा में विशेष रूप से हमारे राजस्थान की भी चर्चा करें तो राजस्थान में तोरिया का समानार्थी शब्द है तरा। तरा जिसको बोलते हैं तरा बो दिया, तरा, तो तरा इट मीन्स तोरिया। सरसों यानी रबी के सीजन में जब शीतकालीन अवस्था होती है उस समय हमारे भारत में सरसों और तरा जिसको तोरिया कहा जाता है विशेष रूप से बोए जाते हैं और ये दोनों ही महत्वपूर्ण तिलहन फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। सरसों तोरिये की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा राई, तोरिया, तारा मीरा ये सारी इसी में शामिल की गई है तोरिया और सरसों के रूप में। ये सारी की सारी उष्ण कटिबंधीय फसलें होती हैं तथा भारत के मध्य व उत्तरी पश्चिमी भागों में रबी की फसल की ऋतु के रूप में बोई जाती हैं। तो तोरिया या सरसों का मेन जो क्रॉप सीजन है वो रबी का सीजन है, रबी की ऋतु के दौरान बोई जाती हैं। ये ऐसी फसलें हैं जो ज़्यादा ठंड सहन नहीं कर सकती और जब पाला पड़ जाता है तो ये फसलें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो पाला सहन करने में ये फसलें असक्षम होती हैं, इसीलिए शीतकालीन अवधि में इनको बचा कर रखना चाहिए। इन सभी फसलों में उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो वार्षिक रूप से उतार चढ़ाव को दर्शाती है, परंतु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के साथ साथ इनके उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि की प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही है। इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग सिंचित क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। हमारे भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2.5% भाग पर तिलहन या तोरिया रूपी फसलें बोई जाती हैं। इनके उत्पादन का लगभग 1/3 जो भाग है हमारे राजस्थान से होता है। राजस्थान सरसों का उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान में भी भरतपुर और अलवर जो ज़िले हैं वो सर्वाधिक मात्रा में सरसों का उत्पादन करने वाले ज़िले हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी हैं जहां पर भी
तोरिया और सरसों का उत्पादन किया जाता है। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, यानी प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो पंजाब हरियाणा में अधिक होता है। सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो हमारे राजस्थान में होता है। और राजस्थान की भी यदि चर्चा की जाए सबसे पहले भरतपुर, उसके बाद में अलवर ज़िले आते हैं जहाँ पर सरसों का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो तोरिया और सरसों रूपी जो फसलें हैं ये तिलहन के काम में आती हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि इनका उत्पादन भी तेल प्राप्ति के दृष्टिकोण से किया जाता है। अब हम बच्चों चर्चा करने वाले हैं, ये भारत की प्रमुख तिलहन फसलें थी। इन तिलहन फसलों के अलावा भी हमारे भारत में अन्य तिलहन की फसलें भी होती हैं। आपने सोयाबीन का नाम सुना होगा। सोयाबीन भारत की एक प्रमुख तिलहन फसल है और वर्तमान संदर्भ में तो सोयाबीन से प्राप्त होने वाला जो तेल है वो घरेलू स्तर पर इतना व्यापक हो गया है कि दिनों दिन सोयाबीन और इससे निर्मित होने वाले तिल का महत्व बढ़ता जा रहा है। सोयाबीन का जो उत्पादन किया जाता है वो हमारे भारत के मध्यवर्ती राज्यों में किया जाता है और विशेष रूप से मध्य प्रदेश सोयाबीन का लगभग आप ये मान के चलिए कि जो मध्य प्रदेश है वो हमारे भारत का लगभग आधे से अधिक भाग उत्पादित करता है। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों को मिला दिया जाए तो ये हमारे भारत के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 90% सोयाबीन उत्पादित करते हैं। तो सोयाबीन उत्पादन के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश लगभग आधे से अधिक भाग के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का स्थान आता है। ये दोनों ही भारत के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा राजस्थान है, राजस्थान के साथ साथ में उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ गौण रूप से सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में खाद्य तेलों के रूप में सोयाबीन का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, जिसके कारण दिनों दिन सोयाबीन के तेल का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आपको बहुत अच्छी तरह पता है सोयाबीन एक सब विटामिन या फिर हम ऐसा कहें सोयाबीन सर्वाधिक प्रोटीन प्रदान करने वाली दलहन की फसल है। तो सोयाबीन की दालों का और सोयाबीन से बनने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों का प्रयोग भी हमारी दैनिक दिनचर्या में निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो सोयाबीन और उससे निर्मित उत्पादों का उपयोग इस प्रकार से निरंतर बढ़ने के कारण दिनों दिन सोयाबीन उत्पादन की जो मात्रा है वो भी हमारे भारत में आगे की ओर या वृद्धि को प्राप्त हो रही है। इससे प्राप्त होने वाले लाभों के दृष्टिकोण से अधिकांश किसान अब इसका उत्पादन करने की ओर अग्रसर होने लग गए हैं। सोयाबीन के अलावा एक अन्य जो तिलहन फसल है जिसकी हम चर्चा करें तो इसको सूरजमुखी कहा जाता है। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक ऐसा पौधा जिसका मुंह सूरज के अनुसार होता है, यानी जिधर की ओर सूरज होता है उस पेड़ का जो फूल होता है या पेड़ का जो मुख्य भाग होता है उसका मुंह हमेशा किसकी ओर झुका होता है, सूरज की ओर झुका हुआ होता है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, सूरजमुखी के रूप में जाना जाता है। देखो सूरजमुखी का जो उत्पादन हमारे भारत में होता है या तो पंजाब और हरियाणा नामक राज्यों में किया जाता है या फिर दक्षिणी भारतीय जो राज्य हैं कर्नाटक हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और महाराष्ट्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें विशेष रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। तो सूरजमुखी से बीज प्राप्त होते हैं और बीजों को फिर विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के माध्यम से उनसे तेल निकाला जाता है। पंजाब हरियाणा में विशेष रूप से सूरजमुखी की फसल का उत्पादन होता है और साथ साथ में दक्षिणी भारतीय जो राज्य हैं उनमें भी सोयाबीन की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ जाकर आज का ये जो वीडियो था इससे संबंधित हमारी जानकारी समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा इसको एक बार वापस रिपीट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने दलहन फसलों की चर्चा प्रारंभ की थी जिसमें हमने चने के बारे में पढ़ा और चने के साथ साथ में हमने अरहर रूपी 2 फसलों के बारे में पढ़ा। उसमें मैंने आपको लास्ट में ही बताया था ये दोनों महत्वपूर्ण दलहन फसलें हैं। इसके अलावा मूंग है, मसूर है, चौला है, उड़द है। इन फसलों को भी दलहन फसलों के रूप में शामिल किया जाता है। उसके बाद में हमने तिलहन फसलों का अर्थ समझा। तिलहन फसलें किसे कहते हैं, तिलहन फसलें कौन कौन सी होती है और उन तिलहन फसलों के अंदर भी हमने विशेष रूप से सरसों के बारे में पढ़ा और तोरिया के बारे में पढ़ा, मूंगफली के बारे में पढ़ा, सोयाबीन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और सूरजमुखी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की।
तो आज के इस वीडियो में हमने 2 प्रकार की फसलें जो अलग अलग ऋतुओं में बोई जाती हैं और विशेष रूप से जिनका उत्पादन रबी की फसल के दौरान होता है, तो हमने दलहन फसलों का भी अध्ययन किया और तिलहन फसलों का भी अध्ययन किया। तो आज का ये हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।